बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी। और एडिसन डिजीज़ के बारे में आपको पता लग गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं। और एडिसन डिजीज़ को इसलिए कहते हैं कि इसको थॉमस एडिसन, जो कि एक मशहूर ब्रिटिश फिजिशियन थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। अच्छा, कॉजेज़ के हवाले से हम इसे दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी कॉजेज़ और सेकेंडरी कॉजेज़। प्राइमरी जो कॉजेज़ हैं उसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, ये सफिशेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो कि आपके लाइफ सेविंग हार्मोन्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी कि जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन और जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल। तो एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल जो है कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, उनकी जो सिक्रीशन है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से वो कम हो जाती है। अच्छा, अब ये क्यों कम हो जाती है? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, 80% केसेस में ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, 80% केसेस में ऑटो इम्यूनिटी इस चीज़ की वजह है कि यहाँ से एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो सफिशिएंट हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स के अगेंस्ट और वो जाके इस ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, उसके बाद वेरियस इन्फेक्शंस जो हैं वो भी एड्रीनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन काज कर सकते हैं। और उसमें जैसे हमारे मुल्क में अगर देखा जाए, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, उसमें ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक मेजर वजह है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर बात करें, जैसे कि अमेरिका वगैरह, तो उसमें HIV, ठीक है, एड्स का वायरस और इसी तरह साइटोमेगेलोवायरस और सेप्सिस वगैरह, ठीक है, ये बड़ी वजूहात बनती हैं। थर्ड नंबर पे जो प्राइमरी कॉज आ जाती है वो आ जाती है आपकी इंजरी, ठीक है, इंजरी टू द ग्लैंड किसी भी वजह से। और फोर्थ नंबर पे कैंसर, ठीक है, कैंसर जो है ये भी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेकेंडरी कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा कॉमन है प्राइमरी कॉजेज़ से, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इम्पेयर्ड फंक्शन हो जाता है हाइपोथैलेमस का या पिट्यूटरी का। अब हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के फंक्शन के इम्पेयर होने से एड्रीनल कॉर्टेक्स पे क्या असर पड़ता है, तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं। बेसिकली हाइपोथैलेमस से जो एक रेगुलेटरी हार्मोन सिक्रीट होता है CRH, ठीक है, CRH या CRF, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, ये आके एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे और इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट करवाता है ACTH को, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH को रिलीज करवाता है। और ACTH फिर जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है। तो अगर किसी भी वजह से ये CRH या ACTH की सिक्रीशन जो है ये कम हो जाए, तो आपको पता है फिर ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल को प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं करवा सकेंगे, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉज। अच्छा, सेकेंडरी कॉज की जो सबसे बड़ी वजह है वो है एक्सोजेनस स्टेरॉयड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्रेडनिसोलोन, जो कि ये बिल्कुल उसी तरह ये एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है, कॉर्टिसोल का एनालॉगस है ये। और ये हम डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस वगैरह में डॉक्टर्स देते हैं, जैसे कि अस्थमा में आप कह सकते हैं, और बहुत सारे जॉइंट डिसऑर्डर्स में, जॉइंट पेन वगैरह में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी हम दिया करते हैं। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर पेशेंट को लंबे अरसे के लिए दे जाएं ये स्टेरॉयड, तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली चूंकि वो कॉर्टिसोल से उनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है, तो जाके वो नेगेटिव फीडबैक फैशन में एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH की सिक्रीशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल की सिक्रीशन उन पेशेंट्स में कम हो जाती है। तो जब तक तो ये पेशेंट ये प्रेडनिसोलोन या एक्सोजेनस स्टेरॉयड कोई भी ले रहे हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह कोई भी एक्सोजेनस स्टेरॉयड अगर ले रहे हैं, तो उस वक्त तक तो उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जब इनको डिसकंटिन्यू किया जाता है और ख़ासतौर पे टिपर ऑफ किए बगैर कर दिया जाता है, उन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, तो अब क्या होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर नेचुरल जो सिक्रीशन हो रही थी कॉर्टिसोल की वो कम हो गई थी, तो फिर सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की हम जो है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एडिसन डिजीज़। ज़ाहिर है कि ये याद रखेंगे कि हम इसमें जो ज़्यादा जो डेफिशिएंसी होगी वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल की होगी, जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की इतनी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये तो हो गया इसकी कॉजेज़ के मुतालिक। अब हम देख लेते हैं कि एडिसन डिजीज़ के फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स जो हैं वो दोनों की वजह से आएंगे, एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आएंगे और कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी की वजह से भी आएंगे। सबसे पहले एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी या मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी से क्या फीचर्स आएंगे? आपको पता है नॉर्मली एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रिब्जॉर्प्शन काज करता है और पोटेशियम की सिक्रीशन कॉज करता है। तो जब एल्डोस्टेरॉन कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा और हाइपरकैलीमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया। उसके साथ साथ पेशेंट को माइल्ड एसिडोसिस भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि एल्डोस्टेरॉन जो है वो हाइड्रोजन की सिक्रीशन कॉज करता था, तो जब उसकी सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होगी तो हाइड्रोजन बॉडी में रिटेन हो जाएगा और माइल्ड एसिडोसिस कॉज करेगा। अच्छा, ये तो है नॉर्मल फीचर्स। लेकिन अगर कंप्लीट एब्सेंस हो जाए, एल्डोस्टेरॉन की कंप्लीट एब्सेंस हो जाए, बिल्कुल ही सिक्रीट ना हो, तो वो फिर बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ECF वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ करती है, पेशेंट शॉक में चला जाता है और विद इन
3 डेज से लेके 2 वीक्स के टाइम में, ठीक है, 3 से लेके 14 दिन के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है इसमें। अच्छा, अब कुछ हम फीचर डिस्कस कर लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी के। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पेशेंट जो है ही बिकम्स हाईली ससेप्टेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, पेशेंट इज हाईली बिकम्स ससेप्टेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि आपका जो कॉर्टिसोल था ये आपका मेन एंटी स्ट्रेस हार्मोन था। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इवन अ माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैन इवन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। उसके अलावा एडिसोनियन क्राइसिस बाज़ आ सकता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉर्टिसोल। अब एडिसोनियन क्राइसिस क्या है, ये बेसिकली जब एडिसन का पेशेंट, ठीक है, एडिसन डिजीज़ का पेशेंट जब वो किसी एक्यूट स्ट्रेस को फेस करता है ना, फॉर एग्जांपल उसकी सर्जरी हो रही है, तो उसको ना बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की ज़रूरत होती है उसकी बॉडी को, तकरीबन 10 टाइम्स नॉर्मल, ठीक है, 10 टाइम्स नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ज़्यादा, यानी कि जितना उसे नॉर्मली कॉर्टिसोल चाहिए होता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा उसे कॉर्टिसोल चाहिए होता है ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग सर्जरी। तो ज़ाहिर है एड्रिनल कॉर्टेक्स तो अब एडिसन डिजीज़ का वो नहीं पेशेंट इतना प्रोड्यूस कर रहा कॉर्टिसोल, तो क्या होता है कि पेशेंट एडिसोनियन क्राइसिस में चला जाता है, ठीक है। अब एडिसोनियन क्राइसिस एक एक्यूट एमरजेंसी कंडीशन है जिसमें फीवर, डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन वगैरह और दूसरे फीचर्स आते हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी से सबसे पहले क्या हो गया, पेशेंट इज ससेप्टेबल टू स्ट्रेस, उसके बाद एडिसोनियन क्राइसिस में जाने का उसका चांस है। फिर तीसरे नंबर पे अब उसका जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता था लीवर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा। क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, और अगेन ये एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा क्या होता है, डिक्रीज मोबिलाइजेशन होती है ऑफ बोथ द प्रोटीन्स एंड फैट्स फ्रॉम द टिश्यूज, सो मैनी अदर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी दे आर आल्सो इफेक्टेड। फिर एक और इसका जो फीचर है वो है कि मसल्स जो हैं, पेशेंट के मसल्स जो हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं। फिर आपको मेलानिन पिगमेंटेशन मिल सकती है, ख़ास तौर पे म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप्स और थिन स्किन ऑफ द निपल्स में, ठीक है, उसमें आपको मेलानिन की पिगमेंटेशन, जैसे कि दिखाया गया, मेलानिन की पिगमेंटेशन मिल सकती है। अब ये मेलानिन की पिगमेंटेशन बेसिकली क्यों होती है, इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अभी हमने ये फिगर देखी थी, तो हमने डिस्कस किया था कि कॉर्टिसोल का लेवल इसमें एडिसन में कम हो गया, तो जब कॉर्टिसोल का लेवल कम हो गया तो फीडबैक इनहिबिशन नहीं होती किसकी, एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो ACTH का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अब ये ACTH आपको पता है, ACTH जो है ये जाके मेलानोसाइट्स इनके ऊपर एक्ट करता है और मेलानिन की सिक्रीशन को इन्हांस कर देता है, ठीक है। तो यही मेलानिन जो है ये जाके डिफरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन्स में और थिन स्किन ऑफ द निपल्स वगैरह में और लिप्स में जाके ये डिपॉजिट हो जाती है और आपको हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है। अच्छा जी, दोबारा एडिसन के फीचर्स हम जो हैं इस फिगर में देख लेते हैं। स्किन में आपको हाइपर पिगमेंटेशन मिल सकती है, हाइपोनेट्रीमिया, उसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, वेट लॉस, GIT ट्रैक्ट में नाउजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकती है और एब्डोमिनल पेन। स्किन में को एग्जिस्टिंग कंडीशंस विटिलाइगो मिल सकती है, और एड्रिनल क्राइसिस में अगर पेशेंट चला गया खुदा न खास्ता तो उसमें क्या आपको मिलेगा, फीवर, सिंकपी, कन्वल्शंस, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये सारे फीचर्स हैं एड्रिनल क्राइसिस के। अच्छा जी, ये तो हो गए फीचर्स। अब इस डिजीज़ को डायग्नोस आपने कैसे करना है, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए आपको पता है कि जब आप उसके प्लाज्मा लेवल्स चेक करेंगे कॉर्टिसोल के और एल्डोस्टेरॉन के, तो वो आपको काफ़ी कम मिलेंगे नॉर्मल से, खासतौर पे कॉर्टिसोल का लेवल। और आपको पता है कॉर्टिसोल की जो सिक्रीशन होती है वो एक डायर्नल पैटर्न सर्केडियन रिदम को फॉलो करती है, और उसमें ख़ास तौर पे जो अर्ली मॉर्निंग में अगर आप कॉर्टिसोल लेवल चेक करें, चूँकि नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, 8 बजे तकरीबन सुबह 8 बजे कॉर्टिसोल का लेवल मैक्सिमम होता है। तो अगर इस वक्त आप पेशेंट का लेवल कॉर्टिसोल का चेक करें तो वो अगर 3 माइक्रोग्राम, ठीक है, 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है तो इसका मतलब है कि डेफिनेट एडिसन डिजीज़ है, और अगर वो 18 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो पेशेंट नॉर्मल है। अच्छा, अब इन बिटवीन रेंज में क्या होगा, 3 से लेके 18 या 19 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, इसमें क्या है कि बेसिकली अब इक्विवोकल आ गया। अब इसमें आपको फर्दर एवेल्यूएशन और दूसरे टेस्ट वगैरह करवाने पड़ेंगे और डिटेल्ड हिस्ट्री और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा आपको इसमें क्या क्लू मिलेगा, जो उसका रीनल लेवल है पेशेंट का वो हाई होगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया में और हाइपोटेंशन में रहता है, तो
रीनल लेवल जो है उसका हाई हो जाता है। फिर आप सबसे बढ़ के ये कि आप उसकी ये डिटरमिन करेंगे पेशेंट में कि उसकी प्राइमरी कॉज है या सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज में जाहिर है कि कॉर्टिसोल का लेवल कम होगा और उसकी वजह से ACTH का लेवल बढ़ा हुआ होगा, जबकि सेकेंडरी कॉज में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया उसमें चूंकि हाइपोथैलेमस की या पिट्यूटरी की चूंकि इंपेयरमेंट थी तो ACTH का लेवल उसमें कम होता है। उसके अलावा आपको अंडरलाइंग काज को डिटरमिन करना चाहिए, उसके दूसरे टेस्ट करवाने चाहिए और जो भी आप MRI वगैरह करवा सकते हैं जो रेलिवेंट हो पेशेंट की हिस्ट्री से वो आप करवाएंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अगर बात की जाए तो उसमें सेप्सिस आ जाता है, शॉक, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियोसिस और हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएंगी। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो पेशेंट को स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो डेली रिक्वायर्ड होती हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर बात की जाए तो आमतौर पे 3 से लेके 5 मिलीग्राम पर डे इस मेंटेनेंस डोज पे हम उसे रखते हैं। और अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की बात की जाए यानी कि जो एल्डोस्टेरॉन के जो एनालॉगस हैं तो उसमें हमें 0.05 से लेके 0.2 मिलीग्राम पर डे इस मेंटेनेंस डोज पे हम उसे पेशेंट को रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको एडिसन डिजीज़ के बारे में समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।